झारखंड के बोकारो शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पानी का कुंड है जिसे दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है और ये सच में एक मैजिकल कुंड है। अब अगर आप बाहर खड़े होकर केवल इसे देखते रहेंगे तो आपको ये भारत में मौजूद सैकड़ों कुंडों की तरह नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होकर ताली बजाना शुरू करेंगे ना तो असली जादू तब शुरू होगा। इस कुंड के सामने ताली बजाते ही इस कुंड का पानी रहस्यमयी तरीके से ऊपर उठने लगता है, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कि उस कुंड का पानी उबलना शुरू हो चुका हो। और सिर्फ यही एक रहस्य हो तो कोई बात नहीं, और तो और जहां बाकी जगहों पर पानी ठंड के मौसम में ठंडा और गर्मी के मौसम में गर्म रहता है ना, यहाँ तक कि कई बार ये कुंड गर्मी के मारे वाष्पित होकर सूख भी जाते हैं, वहीं पर ये कुंड इस सिचुएशन में बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करता है। इस कुंड के अंदर भयंकर गर्मी में भी पानी का टेम्परेचर ठंडा पड़ा रहता है और जब सर्दी आती है तो गर्म रहने लगता है। आसपास के लोग तो ये तक कहते हैं कि इस कुंड के पानी में नहाने से रोग तक दूर हो जाए और त्वचा भी जवान बनी रहती है। और ये कुंड इतना यूनिक तरीके से क्यों रिएक्ट करता है, इसकी जांच करने के लिए कई बार कुछ सोल रिसर्चर्स यहाँ पर आए भी, मगर उनमें से कोई भी इसका ठोस और सॉर्ट जवाब नहीं दे पाया। जिस वजह से इस कुंड को कौन सी चीज मिथिकल बनाती, ये बात आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ इसी तरह अभी कुछ दशकों पहले कैलाश पर्वत के पास एक कुंड में सैकड़ों लोगों के कंकाल मिले थे, जो वहां कैसे पहुंचे किसी को भी नहीं पता। अब क्या उन्हीं लोगों के कंकाल थे जो भगवान शिव के गढ़ बनकर घूमा करते हैं, या फिर ये उन लोगों की लाशें थी जो भगवान शिव के दर्शन पाने के बाद वहीं पर खत्म हो गए। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मामले की तह तक जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1942 में उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन चमोली से, जब नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधुवाल राउंड पर निकले थे। तो अपने काम के तहत वो आसपास के इलाकों में घूम रहे थे। अब इसी दौरान जब वो हिमालय के त्रिशूल मासिक के पास गए तो उन्हें वहां पर एक तरह का कुंड मिला। अच्छा, वो जगह हिमालय के रेंजेस के अंदर आती थी, इस वजह से ऐसे छोटे मोटे तालाबों और कुंडों का होना बहुत ही स्वाभाविक और आम। मगर जब हरि किशन ने उस कुंड के पास में गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उन्होंने उस कुंड में और उसके आसपास 300 से 800 लोगों के नर कंकाल बर्फ की चादर में ढके हुए पाए, जो वहां पे कैसे और कब आए थे ये कोई नहीं जानता। और इस खौफनाक नजारे को देखते ही वह डर के मारे सबसे पहले इस बारे में अपने हायर ऑफिशियल्स को बताने गए, जो उस समय ब्रिटिश रेजिम में था। हरकिशन जी ने ये बात जब अपने ब्रिटिश सुपीरियर को बताई तो पहले किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया, ये सोचकर कि वो अटेंशन सीख कर रहे थे। पर वहां पर पहुंचने के बाद जब सबने अपनी आंखों से चारों तरफ उन हड्डियों को देखा तो खौफ का सन्नाटा छा गया और प्रशासन समझ गया कि बात वाकई में सीरियस है। ब्रिटिशर्स को पता था कि उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल पड़ा था, मगर सोचने वाली बात तो यह थी कि सवालों के जवाब ढूंढने में वो कामयाब हुए थे या नहीं। साल 1939 से 1945 तक ह्यूमैनिटी ने अपने सबसे बुरे पीरियड्स में से एक फेस किया था, द इनफेमस सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक्सेस पावर्स में जहां जर्मनी, जापान और इटली साथ थे, तो वहीं पर उनके खिलाफ एलाइड फोर्सेज में अमेरिका, यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस साथ लड़ रहे थे। अब दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में उस वक्त इंडिया को भी एज ए कॉलोनी इंक्लूड किया जाता था, जहां तक कि भारत से करीब 25 लाख लोगों को विश्व युद्ध में भेजा गया था, जिस वजह से मिलिट्री पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पूरे एलाइड फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। अब इस दौर में हर देश जंग जीतने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहता था, और देखो यही कारण था कि इनिशियली ब्रिटिश अथॉरिटी को लगा कि ये लाशें किसी हिडन जापानीज इन्वेजन फोर्स की थी, जो घुसे तो भारत पर हमला करने के लिए होंगे, पर मौसम ने पहले ही उनकी जान ले ली। अब कहीं ये बात सच ना निकल जाए और इंटरनेशनली कोई अफवाह न फैल जाए, इसके लिए ब्रिटिश रेजिमेंट ने तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को उनकी आइडेंटिफिकेशन के काम में लगाया और कुछ देर तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिसर्चर्स इस कंक्लूजन में आए कि ये नर कंकाल वर्ल्ड वॉर के जापानीज सोल्जर्स के नहीं थे, बल्कि ये कंकाल विश्व युद्ध की शुरुआत से भी कई साल पुराने थे। इस कंफर्मेशन से ब्रिटिशर्स को थोड़ा रिलीफ तो मिला कि उन्हें किसी इंटरनेशनल स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, मगर इसने इस केस को लेकर क्यूरियस लोगों से उनका सारा रिलीफ छीन लिया। एज इन स्केलेटन का सालों पुराना होना ढेरों सवाल खड़े कर देता है, जैसे कि ये यहाँ पर आए कैसे थे, इन सब की मौत का कारण क्या रहा, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कि क्या ये वाकई भगवान शिव के प्रकोप की वजह से हुआ था,
जैसा बहुत से डिवोटीज मानने लगे थे। अब देखो, वर्ल्ड वॉर के चक्कर में बात आई और गई, मगर साल 1956 में इस मिस्ट्री में एक नया कैरेक्टर की एंट्री हुई। स्वामी प्रणवानंद स्वामी लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी के मेंबर थे, जिन्होंने इस जगह के बारे में ज्यादा जानने की चाह में आने वाले समय में करीब 3 बार इस जगह को विजिट किया। जिन्होंने इस जगह के बारे में ज्यादा जानने की चाह में आने वाले कुछ समय में करीब 3 बार इस जगह को विजिट किया, और उन्होंने भी इस स्केलेटन को लेकर एक थ्योरी दी जो उस समय के हिसाब से बेस्ट सूटेड थी। उन्होंने प्रपोज किया कि ये कंकाल कन्नौज के राजा दसधावल की सेना के थे। दरअसल जब यहाँ पाए गए बोन्स सैंपल को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि इसमें से बहुत से सैंपल्स करीब 850 एडी के थे, और इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड जब रेफरेंसेस को ढूंढा गया तो प्रणवानंद को जसधावल से रिलेटेड एक डिटेल मिली। उन्हें पता लगा कि करीब इसी समय राजा जसधावल अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, कुछ मेड्स और एक डांस ग्रुप के साथ नंदा देवी मंदिर के दर्शन करने आ रहे थे, जो रूपकुंड के ही पास पड़ता है। राजा देवी माँ के दर्शन करके अपने पुत्र की सफलता की कामना करने आ रहे थे, मगर मंदिर के रास्ते में ही उनकी पूरी क्रू बर्फीले तूफान से टकरा गई और उन सब की वहीं पर मौत हो गई। ऑल्दो उनकी एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द डेथ अननोन रही, मगर चूंकि कभी उनके रिमेन्स भी नहीं मिले, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई थी कि हाँ, ये कन्नौज के उसी शासक के टोली के ही अवशेष थे। नाउ दिस एक्सपीडिशन एंड रिसर्च वाज ए ह्यूज सक्सेस फॉर दिस मिशन। मगर तभी टेक्नोलॉजी बदली और इस रिसर्च के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि बाद में रिसर्चर्स में जो कुछ भी पता चला वैसा कुछ दुनिया में कभी नहीं देखा गया। 20 अगस्त साल 2019 के दिन एडवाइन हॉर्नी, आयुषी नायक, निक पैटरसन और उनकी टीम द्वारा कुल कोलैबोरेटिव एफर्ट में एक स्टडी पब्लिश की, जिसमें कुछ शॉकिंग रिजल्ट निकले। रिसर्चर ने इस बार करीब 32 इंडिविजुअल बोन्सेस के सैंपल इकट्ठा करके 38 डीएनए इकट्ठा किए और फिर उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो सारे के सारे कौन से रीजन के थे और कौन से टाइम पीरियड के थे, क्योंकि पुरानी टेक्निक से कोई एरर भी तो हो सकता है। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। न्यू रिपोर्ट्स में यह बात साबित हुई कि उन बोन्स का डीएनए सिर्फ किसी एक ग्रुप से नहीं बिलोंग करता था, बल्कि उन 38 में से 23 डीएनए जहां साउथ एशियन एंसेंट से रिलेट कर रहे थे, तो वहीं बाकी 14 ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंसेंट से आते हुए दिख रहे थे। बाकी बचा एक सैंपल साउथ ईस्ट एशियन एंसेंट का था, बट दैट इज नॉट ऑल। जब मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इन स्केलेटन की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, पता चला कि जितने साउथ एशियन थे वो तो करीब 9th सेंचुरी में ही यहाँ पर आए थे, जो बात हमारी राजा जसधावल सिंह की थ्योरी से मेल खा रही थी। लेकिन बाकी सारे अवशेष इस समस्या से काफी बढ़ के थे, करीब 1800 के सदी के आसपास के, जो एक बेहद मॉडर्न एरा के हैं, और बताता है कि बाकी के सैंपल्स के साथ जो भी हुआ वो सब बहुत हालिया समय में हुआ। नाउ रिसर्चर्स वेर वेरी क्लोज टू सॉल्विंग दिस पजल। उन्होंने इस पूरी गुत्थी को सॉल्व कर लिया था, सिवाय एक छोटे से पीस के। देखो, हमें स्केलेटन की ओरिजिन पता चल गई, उनका टाइम पीरियड भी पता चल गया था, उनकी एथनिसिटी भी पता चल गई थी, और एक ग्रुप की डेथ का तो रीजन भी मिल गया था। मगर इसी के कंट्राडिक्शन में जो दूसरा ग्रुप ऑफ सैंपल मिला था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। ऊपर से एक सैंपल का तो इन दोनों से अलग निकलना ये भी सिग्निफाई कर रहा था कि यहाँ और भी डाइवर्स लोग मरे होंगे। तो यहाँ केवल 2 क्वेश्चन बचे थे, पहला कि इन सब की मौत कैसे हुई, और दूसरा कि ये सब स्पेसिफिकली यहाँ आके क्यों मरे। अब इनिशियली यह बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा था, मगर इसका सॉल्यूशन इतना डम है ना कि किसी ने सोचा भी नहीं। तो आइए आखिर में इस पूरी कहानी के पूरे कंक्लूजन को समझते हैं। देखो, जब हम इस बारे में थोड़ा और पढ़ रहे थे और हर सैंपल की इमेज को देखते हुए कुछ कॉमन नोटिस कर रहे थे, तभी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि उन सभी अवशेषों के सिर फटे हुए, जैसा उनके सर पर कुछ ऊपर से गिरा हो, वो भी बड़ी फोर्स के साथ। अब हमें यहाँ पता था कि राजा जसधावल की मौत स्नो स्टॉर्म की वजह से, और स्नो स्टॉर्म में ऐसा क्या किसी के सिर के ऊपर लग सकता है जिससे उसका सर फूट सके। यस, योर गेस इज राइट। तो आपका गेस सही है। खैर, बर्फीले इलाकों में ओलों का गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो द मोस्ट
एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन इज कि जब ये लोग इन इलाकों से गुजर रहे होंगे तो या तो इनके सर पर ओले गिरने लगे होंगे या फिर तूफान की वजह से पत्थर गिरने लगे, जिससे इनके सर फूट गए और इनकी वहां पर मृत्यु हो गई। अब चलिए, ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, मगर फिर सवाल ये आता है कि ये सारे कंकाल यहाँ क्यों मिलते हैं? क्या पूरे हिमालय में सिर्फ यही ओले गिरते हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा रूपकुंड की लोकेशन। तो दोस्तों, ये है रूपकुंड की वाइड एंगल इमेज। अब यहाँ एक चीज देखिए, रूपकुंड के आसपास चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में क्यों न देखे, हर जगह का ग्राउंड लेवल रूपकुंड से ऊंचाई पर ऊपर से सबकी स्लोप इस तरह से बनी हुई है कि अगर ऊपर से कुछ भी गिरेगा तो वो ग्रेविटी की वजह से इसके सेंटर में ही आकर आएगा। यही कारण होगा कि जब भी आसपास की किसी भी मौत होती होगी, तूफान की वजह से उसकी बॉडी गिरते हुए नीचे आ जाती, और चूंकि जस्ट नीचे रूपकुंड ही मौजूद है, इसी वजह से सारे स्केलेटन इतनी सदियों से यहाँ पर जमा होती गई, जो इंडिविजुअली बहुत बड़ी बात नहीं, पर इतनी क्वांटिटी में पैरों तले जमीन खिसका देने वाला मामला लगता है कि जैसे इसके पीछे इंसान नहीं बल्कि किसी भगवान का प्रकोप छिपा हो। तो दोस्तों, अगर जो हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।